हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 जो कि हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में आने वाला है। जो एग्जाम है हमारा 26 फेब को। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है 2011 का, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक्ट नंबर 19 है ऑफ 2012। देन इसमें बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर टोटल सेक्शंस हैं वो हमारे 14 है। टोटल शेड्यूल्स है हमारे पास 4 और जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो है 6 नवंबर 2012। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं वो हुई हैं 2014 में, 15 में और लास्ट जो अमेंडमेंट हुई है वो है 2016 में। अब बात कर लेते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव की कि एक्ट बना क्यों है। ये एक्ट बना है टू प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन, जितने भी रेंट के रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनका एडजुडिकेशन करने के लिए किसके थ्रू, बाय द ट्रिब्यूनल। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना लीजिंग अकोमोडेशन, क्या बैलेंस करके, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे 14 सेक्शंस को। सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल हमें पता है द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। एक्सटेंट में आपको बता देती हूँ, इसका एक्सटेंट है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे जब ये एक्ट लागू हुआ था तो ये हुआ था उन म्यूनिसिपल एरियाज पर जो कंप्राइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्टेट में, और लेटर ऑन जो भी स्टेट गवर्नमेंट जिन भी म्यूनिसिपल एरियाज को स्पेसिफाई करेगी ये वहीं सब जगह पे लागू हो जाएगा। कमेंसमेंट डेट हमने देख लिया 6 नवंबर 2012। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की डेफिनेशंस की। जैसे कि हमने देखा इसमें टोटल सेक्शंस 14 है, उसी तरीके से इसमें डेफिनेशंस भी जो है वो है 14 डेफिनेशंस। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, वो रेसिडेंशियल भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंशियल के लिए भी हम लीज आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को या तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लीज आउट करेंगे या फिर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लीज आउट करेगा लैंडलॉर्ड, ठीक है, टू द टेनेंट। और इसमें जो इंक्लूड होता है अकोमोडेशन में वो क्या होता है, बिल्डिंग के साथ साथ ओपन स्पेस, स्टेयरकेस, ग्राउंड्स, गार्डन, गैरेज एंड कोई भी अदर फैसिलिटीज एम्यूनिटीज जो कि एग्रीमेंट में उन्होंने स्पेसिफाई की हो। बट क्या इंक्लूड नहीं करता है अकोमोडेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कोई भी ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो, तो ऐसा लैंड अकोमोडेशन में इंक्लूड नहीं होता है। मैं फिर से बता देती हूँ कि अकोमोडेशन के अंदर आता है कोई भी बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लीज आउट कर सकते हैं, और ये इंक्लूड करता है ओपन स्पेस, स्टेयरकेस, ग्राउंड्स, गैरेजेस, गार्डन, ओके, और कोई भी अदर फैसिलिटीज जो कि एग्रीमेंट पे स्पेसिफाई हो। देन हमारी सेकंड डेफिनेशन है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट मतलब यहाँ पे एक रिटन एग्रीमेंट जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने मिलकर एग्जीक्यूट किया हो। देन थर्ड डेफिनेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट मतलब वही डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में हमें बता रखी हो। अब है हमारी फोर्थ डेफिनेशन जो कि हैबिचुअल डिफॉल्टर की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिंपल मीनिंग में बताऊं तो हैबिचुअल डिफॉल्टर वो टेनेंट होता है जिसने विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स क्या हो गया है, वो 3 से ज़्यादा टाइम्स 3 या फिर उससे ज़्यादा टाइम्स उसने रेंट को पे नहीं किया हो, वो फेल हो गया और रेंट पे करने में या कोई भी अदर ड्यू जो भी हो उसका लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट वो पे करने में, तो उसे कहते हैं हैबिचुअल डिफॉल्टर। देन है हमारा फिफ्थ डेफिनेशन लैंडलॉर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लैंडलॉर्ड ऐसा पर्सन होता है, ऐसा पर्सन जो कि रिसीव करता है या फिर एंटाइटल है रिसीव करने के लिए, क्या, रेंट रिसीव करने के लिए किसी भी अकोमोडेशन से रिलेटेड, या तो खुद के अकाउंट पे या फिर किसी और के अकाउंट पे या किसी और के बिहाफ पे या किसी और के बेनिफिट के लिए, ठीक है, या तो एज अ ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर। तो ये सभी क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं। सिंपल मतलब जो कि रेंट रिसीव करेगा वो एक लैंडलॉर्ड होता है, और इसी में इंक्लूड क्या क्या है, ट्रस्टी भी, गार्जियन भी और रिसीवर भी। सिक्स्थ है हमारा म्यूनिसिपल एरिया। म्यूनिसिपल एरिया मतलब होता है कोई सा भी ऐसा म्यूनिसिपल एरिया जो कि छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बताया गया है या फिर छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में बताया गया है। सेवंथ है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हम सब जानते हैं कि नोटिफिकेशन वो होता है जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करती है ऑफिशियल गैजेट में। देन यहाँ पे पूछा है कि ओल्ड एक्ट। एट्थ डेफिनेशन मैंने हमारी है ओल्ड एक्ट की, जिसका मतलब होता है छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, जो कि पहले जो एक्ट था उसका नाम था छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, जो कि अब अमेंड हो चुका है, रिपील हो चुका है, ठीक है, तो वो था हमारा ओल्ड एक्ट। नाइन्थ डेफिनेशन है हमारी रेंट की। रेंट मतलब कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो कि टेनेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को अगेंस्ट एन अकोमोडेशन। देन है टेंथ डेफिनेशन रेंट कंट्रोलर की। रेंट कंट्रोल मतलब ऐसा कोई भी ऑफिशियल जो किसके अंदर अपॉइंट हुआ, सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में अपॉइंट हुआ।
211 में हमारी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन, मतलब वो डेफिनेशन तो क्या है उसमें बताया है कि सेक्शन 6 के क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 में जो है उसे कहते हैं हम रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। देन वही फिर से 12 में जो है वो रिपील्ड एक्ट की डेफिनेशन है। तो रिपील्ड एक्ट मैंने अभी आपको ओल्ड एक्ट में जो था छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, वही हमारा रिपील्ड एक्ट है। अब देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 213 में सोशल न्यूसेंस की। इसमें बताया गया है सोशल न्यूसेंस क्या होता है। जब भी कोई टेनेंट ऐसा काम करता है, कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है जब वो यूज़ कर रहा है अकोमोडेशन को, कौन सा एक्ट कमिट करता है, जो कि सीरियल नंबर 10 में दे रखा है शेड्यूल 4 के। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि सीरियल नंबर 10 में क्या दे रखा है शेड्यूल 4 के, ठीक है, उसी को कहते हैं सोशल न्यूसेंस। लास्ट डेफिनेशन है हमारी 214 में टेनेंट की। बहुत सिंपल है। टेनेंट मतलब कोई ऐसा पर्सन, या तो वो जो खुद या फिर वो किसी और के अकाउंट पे या किसी और के बिहाफ पे क्या करता है, रेंट पे करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉयड हो, कैसा भी हो, पर वो रेंट पे कर रहा है अकोमोडेशन के रिलेटेड लैंडलॉर्ड को, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कंटिन्यू रह रहा है पोजीशन में आफ्टर टर्मिनेशन भी, अदरवाइज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्री, मतलब उसका इविक्शन की डिक्री नहीं आई है, उसके अलावा भी अगर वो रह रहा है कंटिन्यू तो वो टेनेंट है। मतलब सिंपली जो भी रेंट पे कर रहा है वो टेनेंट है। इसमें आगे बताया गया है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, अगर उस टेनेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे कौन कौन टेनेंट होंगे। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है तो सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर एंड मदर एंड फादर, ठीक है। ये जो हमारे 5 लोग हैं वो भी टेनेंट माने जाएंगे जो उसके साथ रिसाइड कर रहे थे ऑर्डिनरली। देन अगर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यानी कि कमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए दिया है तो भी यही सब जो है सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर, जो भी उसका बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे वो सब क्या माने जाएंगे, टेनेंट माने जाएंगे। सेक्शन 3 में बात हुई है एग्जेम्पशंस की। तो उसमें बताया गया है कि जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं करता है 2 चीज़ों पे। पहला, ये मतलब उन अकोमोडेशंस पे अप्लाई नहीं करेगा जो बिलोंग करती हैं या ओन की जाती हैं किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऐसे बोर्ड या कॉरपोरेशन के द्वारा जो कि गवर्नमेंट ओन करती हो। दूसरा, ऐसी कोई भी बिल्डिंग पे भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट की है गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में थ्रू नोटिफिकेशन। देन है हमारा सेक्शन 4 टेनेंसी एग्रीमेंट। इसमें बताया गया है कि जो भी एग्रीमेंट होगा हमारा टेनेंसी का वो राइटिंग में होगा, और दूसरा आप उसे रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल करोगे। कौन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट फाइल करेंगे। और जहाँ पे भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या है जॉइंटली फाइल नहीं कर पा रहे हैं इस एग्रीमेंट को, तो वो सेपरेटली जो फाइल कर देंगे इसी टेनेंसी के पर्टिकुलर्स को लेकर, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, किस फॉर्मेट में होगा, किस टाइम में होगा, वो एज प्रिस्क्राइब्ड होगा। सेक्शन 5 है रेंट टू बी एज अग्रीड, यानी कि रेंट किस तरीके का होगा, कि कितना होगा, क्या होगा, वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड करेंगे। उनके बीच का एग्रीमेंट होगा, उतना ही आपको रेंट पे करना पड़ेगा। बट ये जो डिसीजन होगा उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, चार्जेस फॉर एमिनिटीज इंक्लूड नहीं होंगे, वो आप सेपरेटली अग्री कर सकते हो। फिर कब आपको रेंट पे करना है, 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगर इस महीने का रेंट है सितंबर का तो आपको अक्टूबर के 15 तक आपको पे कर देना है। जो सेक्शन 6 है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की। मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 6 है वो अमेंड हुआ है 2014 में भी, 15 में भी और 16 में भी। तो ठीक है, सेक्शन 6 में जो है इसे कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्टेट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को। इसमें जो चेयरमैन अपॉइंट होगा वो कैसे अपॉइंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी चेयरमैन को, बट विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। चेयरमैन कौन हो सकता है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या फिर सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल नहीं, नॉट बिलो द सुपर टाइम स्केल, ठीक है। फिर जो अदर मेंबर्स है वो उनकी क्वालिफिकेशन जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट इसी के अंदर एक और ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जो कि रजिस्ट्रार होगा। रजिस्ट्रार कौन हो सकता है, ही शुड नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ कैडरे ऑफ सिविल जज 1 और द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, रायपुर में होगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अदर प्लेसेस को भी फिक्स कर सकती है हियरिंग को लेके। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी चेयरमैन और मेंबर की, जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वही होंगी।
तो सेक्शन 7 में है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। इसमें कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रेंट कंट्रोलर, जो कि कौन हो सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कंट्रोलर, ठीक है। और उसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी कलेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो कलेक्टर डिसाइड करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे। और आगे कहा गया है कि रेंट कंट्रोलर किसके सबऑर्डिनेट होगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के रेंट कंट्रोलर जो है वो सबऑर्डिनेट होगा। सेक्शन 8 है हमारा पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स होंगी, जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्षेत्र उन पे वेस्ट करेगी वो सारी पावर्स उनके पास होंगी, इंक्लूडिंग 3 पावर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पावर क्या होगी, इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ द रेंट कंट्रोलर, ठीक है, कि रेंट कंट्रोलर कैसा काम कर रहे हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, वो देखना। सेकेंड, वो फंक्शन करेगी एज एन अपीलेट अथॉरिटी। हमने पढ़ा था कि रेंट कंट्रोलर किसके सबऑर्डिनेट है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। तो यहाँ पे वो अपीलेट अथॉरिटी की तरफ वर्क करेगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और सारे अग्रीड पर्सन जो हुए हैं रेंट कंट्रोलर से, तो वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं। थर्ड है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है, पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी, जैसे कि वो एक हाई कोर्ट हो, यानी कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास भी क्या पावर है, कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखी है। देन है हमारा सेक्शन 9, इसमें बात की गई है पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर की। यहाँ पे रेंट कंट्रोल लिखा है, रेंट कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि हमने पहले रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स की पावर एंड फंक्शंस देख लिया, अब हम सेक्शन 9 में देख रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। तो इसमें भी रेंट कंट्रोलर के पास वो सारी पावर्स होंगी, वो सारे फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जो भी उन पर वेस्ट करेगा, इंक्लूडिंग इनके पास भी 3 इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। पहला, कि डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उन्हें रिकनसाइल करना। दूसरा, लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट के बीच में जो भी राइट्स हैं उनको सिक्योर करना, जो भी उनको अवेलेबल है। और थर्ड है, इन्फोर्स करना जो भी ऑब्लिगेशंस है लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे, वो। इसके अंदर कहा गया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी रेंट कंट्रोलर के बिफोर, वो सारी कंक्लूड कर जानी चाहिए। कितने मंथ में, 6 मंथ के अंदर उन सारी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करेगा। कब से, फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है, जब भी समन सर्व होगा उसके बाद जो भी फर्स्ट अपीयरेंस होगी रिस्पोंडेंट की, तब से, और फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिस्पोंडेंट इज सेट एक्स पार्टे। सेक्शन 10 बात कर रहा है हमारा प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो इसमें कहा गया है कि जो रेंट कंट्रोलर है या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, वो बाउंड नहीं है किसके प्रोसीजर के द्वारा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा, बट दे शाल बी गाइडेड बाय व्हाट, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और वो अपना खुद का प्रोसीजर भी रेगुलेट कर सकते हैं, और उनके पास सेम पावर्स होंगी कैसी, जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है जब भी वो कोई सूट या अपील को ट्राई करता है। तो पावर्स कौन सी, यहाँ पे 8 पावर्स बता रखी है। फर्स्ट है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। देन है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, then reviewing its decisions, then issuing commissions for the examination of witness or documents, then dismissing the petition for default or deciding it ex parte, setting aside any order of dismissal of any petition for default or any order passed it by ex parte, bringing legal representative on record, और कोई भी अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। इसमें आगे कहा गया है कि जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है वो एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा जब तक कि कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं आती, या फिर वो अपने उसके रीजंस नहीं लिख लेता राइटिंग में। फिर कहा गया है जो भी प्रोसीडिंग्स होगी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बिफोर या रेंट कंट्रोल के बिफोर, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। सेक्शन 11, इसमें बताया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है वो एग्जीक्यूट कैसे करवा सकती है अपने जो भी ऑर्डर्स होंगे उसको, ठीक है। पहली बात तो एप्लीकेशन होनी चाहिए पार्टी के द्वारा, और 6 मोड्स इसमें बताए गए हैं एग्जीक्यूशन के। फर्स्ट है अटैच करना या सेल करना मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सेकेंड है अरेस्ट या डिटेंशन करना अपोजिट पार्टी का। थर्ड है अटैचमेंट करना किसका, 1 और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ द पार्टी। डी है हमारा अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, या फिर कोई भी एम्प्लॉय नेशनलाइज्ड बैंक का, लोकल अथॉरिटी का, कॉर्पोरेशन का या गवर्नमेंट कंपनी का। देन है हमारा किसी भी एडवोकेट को एज अ कमिश्नर अपॉइंट कर देना, या फिर किसी भी ऑफिसर को डेप्यूट करना जो कि क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। लास्ट है हमारा डिलीवर करना पोजेशन प्रीमिसेस का, किसको, एप्लीकेंट को। देन आगे इसमें बोला गया है कि जो भी कंट्रोलर है वो अगर एग्जीक्यूट करवा रहा है फाइनल ऑर्डर, तो वो उसके लिए हेल्प ले सकता है किसकी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या लोकल बॉडी की या फिर पुलिस की।
आगे बोला गया है कि अगर टेनेंट वेकेट नहीं करता है प्रीमिसेस, ठीक है, जब भी उसको इशू हुआ हो सर्टिफिकेट की रिकवरी ऑफ पोजीशन को लेके, ठीक है, उस डेट से अगर 3 मंथ तक वो वेकेट नहीं कर रहा है प्रीमिसेस को, तो वो लायबल होगा क्या पे करने के लिए, मीस ने प्रॉफिट पे करने के लिए। कितनी रेट पे? 2 टाइम्स ऑफ द रेंट। अगर जो है जो हमारा अकोमोडेशन था वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया गया था, तो उसकी जो पेनल्टी वो कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ द रेंट। और 3 टाइम्स ऑफ द रेंट किन केसेस में? जहाँ पे वो कमर्शियल पर्पस के लिए लैंड किया गया था हमारा जो अकोमोडेशन था वो, या फिर जहाँ पे क्या है, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ हो, तो उन दोनों केसेस में 3 टाइम्स पे करेगा। यहाँ पे बात की गई कि जो भी एग्जीक्यूशन की जो भी प्रोसीडिंग होगी तो वो कंट्रोलर को समरी मैनर में कितने दिन के अंदर अंदर पूरी कर लेनी है, डिस्पोज ऑफ कर देनी है, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी। यानी कि नोटिस देते ही आपको 45 डेज के अंदर अंदर जो है आपको ये एग्जीक्यूशन की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो समरी नेचर में डिस्पोज ऑफ कर देनी है। सेक्शन 12 बात करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स की, ठीक है। इसमें कहा गया है, जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस है वो कहाँ दे रखे हैं, हमारे शेड्यूल में दे रखे हैं। शेड्यूल कितने हैं? 4 है। और फिर इसमें बताया गया कि ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोल का काम क्या है? राइट्स को सिक्योर करना और ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करवाना, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो कि टेनेंट के पास कौन से राइट है जो कि शेड्यूल 1 के अंदर दे रखे हैं, और ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोल का काम है उनको सिक्योर करवाना। लैंडलॉर्ड के पास कौन से राइट्स हैं जो कि शेड्यूल 2 में दे रखे हैं। अब इसमें बताया गया है आगे प्रोविजो में कि अगर कोई भी क्लैश हो जाता है रेंट के रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड और टेनेंट के इंटरेस्ट को लेके, तो जो बेनिफिट है वो किसके फेवर में जाएगा? टेनेंट के फेवर में जाएगा। किससे रिलेटेड क्लैश है? रेंट से रिलेटेड क्लैश है। तो अगर जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, किससे रिलेटेड? अगर पोजेशन से लेकर हो रहा है, रिटर्निंग पोजेशन से लेकर, ठीक है, तो वो बेनिफिट जो है वो लैंडलॉर्ड के उसमें जाएगा। इसमें बताया गया आगे की जो भी ऑब्लिगेशंस है लैंडलॉर्ड की वो शेड्यूल 3 में है, और वही ट्रिब्यूनल जो और लैंड कंट्रोलर है वो उनको इन्फोर्स करवाएंगे, और टेनेंट की जो ऑब्लिगेशंस है वो शेड्यूल 4 में दे रखी है। अब इसी सेक्शन में हमारे जो है पनिशमेंट्स दे रखी हैं कि क्या होंगी, ठीक है। तो पनिशमेंट सबके लिए सेम है, इसमें लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए भी। पहले पनिशमेंट मैं बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी किस चीज़ की पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट जो है वो फाइन है 5000 रुपीज़ तक का, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, या फिर बोथ। तो ये पनिशमेंट क्यों? अगर कोई भी ऐसा विलफुल अटेम्प्ट करता है या कोई एक्ट करता है लैंडलॉर्ड, किसके लिए? कि वो जो टेनेंट है अपने राइट्स अवेल ना कर पाए, या फिर टेनेंट ऐसा कोई विलफुल अटेम्प्ट करता है या एक्ट करता है कि लैंडलॉर्ड अपने जो राइट्स है वो अवेल ना कर पाए, तो उसके लिए पनिशमेंट है। दूसरा, अगर लैंडलॉर्ड कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसा नेग्लेक्ट एक्ट करता है कि इनसफिशिएंट रीजन है उसका कि वो ऑब्लिगेशंस क्यों नहीं फुलफिल कर रहा। सेम फॉर टेनेंट, कि टेनेंट कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या ऐसा कोई अटेम्प्ट कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है कि कोई रीज़न नहीं उसके पास कि वो ऑब्लिगेशंस क्यों नहीं फुलफिल कर रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए, उन चारों बातों के लिए ये पनिशमेंट है। सेक्शन 13 में अपील दे रखी है। अपील हमने पहले ही पढ़ा कि रेंट कंट्रोलर किसके सबऑर्डिनेट था? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के था। तो रेंट कंट्रोलर से अपील कहाँ पे जाएगी? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जाएगी। बट अगर अपील रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट है तो वो अपील सीधी लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। फिर है सेक्शन 13A। सेक्शन 13A जो है वो हमारा अमेंडमेंट से आया 2014 के, ठीक है। सेक्शन 13A में सिंपली बताया गया है कि पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। देन सेक्शन 14 है जो कि रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपील किसको किया इन्होंने? हमने पढ़ा ऊपर डेफिनेशंस में पढ़ा था हमने, ओल्ड एक्ट, रिपीलिंग एक्ट, तो उसी एक्ट को इन्होंने रिपील किया है। कौन सा एक्ट? छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। सेविंग की बात करें तो इसमें सिंपली ये बोला गया है कि जो रिपीलिंग एक्ट के अंदर हमारा अगर कोई भी काम हुआ है, कोई भी एक्शंस लिए गए हैं, तो उनको हम रिपील नहीं कर रहे हैं, वो ले चुके हैं और वो वही रहेंगे। तो ये थी हमारी सेविंग्स, रिपील्स एंड सेविंग्स, सेक्शन 14। अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स, जो कि 4 शेड्यूल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी सवाल आते हैं। हमारे पास है इस एक्ट के अंदर 4 शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल 1 में किसके राइट्स बताए गए हैं? टेनेंट्स के राइट्स बताए गए हैं। अब इसको हमें याद कैसे करना है, क्योंकि सवाल आता है शेड्यूल 1 में किसके राइट है या लैंडलॉर्ड राइट्स कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो देखो, हम जब भी राइट्स की बात करते हो तो ज्यादा फेवर हम देखते हैं ना टेनेंट्स को होता है। तो फर्स्ट नंबर टेनेंट्स राइट्स, सेकंड लैंडलॉर्ड की राइट्स, थर्ड में है ऑब्लिगेशन सबसे ज्यादा किसकी देखी जाती है? लैंडलॉर्ड की। तो शेड्यूल 3 में है हमारा लैंडलॉर्ड का ऑब्लिगेशन, और शेड्यूल 4 में हमारे टेनेंट के ऑब्लिगेशन। मैंने यहाँ पे सेक्शन 12 लिखा है क्योंकि 12 सेक्शन में ही हमने पढ़ा था कि राइट्स एंड जो भी लाइबिलिटीज होती है, जो भी ऑब्लिगेशंस होती है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की, वो कहाँ दे रखी है? शेड्यूल में दे रखी है।
तो ये इन सब सेक्शंस में जो है 12 के ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स के अंदर कितने राइट्स हैं और कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। शेड्यूल 1 में हमें दिए हैं टेनेंट्स के राइट्स जो कि हैं टोटल 8। फर्स्ट राइट है कि राइट टू रिसीव द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, जब भी आप टेनेंसी एग्रीमेंट कहोगे तो उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। सेकंड राइट है रिसिप्ट मिलनी चाहिए उसको, किस चीज़ की, जो भी उसने रेंट पे किया है या सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कोई भी अदर अमाउंट वो लैंडलॉर्ड को देता है तो उसकी रिसिप्ट। थर्ड है राइट टू रिसीव द अकोमोडेशन इन गुड एंड टेंटेनेबल स्टेट, ठीक है, एक सही तरीके से उसको जो भी अकोमोडेशन है वो मिलना चाहिए। फोर्थ राइट है उसका क्वाइट पोजेशन का, एंजॉय करना क्वाइट पोजेशन ऑफ अकोमोडेशन को लेके। फिफ्थ राइट है उसका सारी जो भी फैसिलिटीज और एमिनिटीज हैं उसका राइट्स है। सिक्स्थ राइट है उसका रूटीन एनुअल अपकीप, लैंडलॉर्ड के द्वारा क्या हो, एनुअल अपकीप हो जो भी वहां पे हो रहा है, और रिम्बर्समेंट का, ठीक है। सेवेंथ राइट है उसका गारंटी अगेंस्ट ऑल द विलफुल कटिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, ठीक है, वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अगर कोई कटिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट गारंटी। एट्थ राइट है उसका सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी। शेड्यूल 2 में है हमारे लैंडलॉर्ड की राइट्स, ठीक है, जो कि टोटल 12 है। फर्स्ट जो राइट है वो है सिक्योरिटी ऑफ टाइटल ओवर द अकोमोडेशन। देन है राइट टू रिसीव, डिमांड करना है, रिसीव करना क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करेगा 3 मंथ्स ऑफ द रेंट, ठीक है। देन है राइट टू रिसीव द रेंट रेगुलरली, ड्यू डेट के पहले मिल जाए, ये राइट है। फोर्थ राइट है उसका एनुअल इंक्रीमेंट का राइट, तो वो इंक्रीमेंट कितना हो सकता है, 5% हो सकता है जहाँ पे मंथली रेंट 2000 हो या उससे कम हो, और 10% हो सकता है अदर केसेस में। फिफ्थ राइट है उसका वो अमाउंट डिमांड करना या रिसीव करना जो भी कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ जहाँ पे भी इंक्रीज हो रही हो उससे रिलेटेड, ठीक है। यूटिलिटीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ऐसी चीज़ों में जहाँ पे भी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा तो वो भी अपना कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। देन है राइट टू इंस्पेक्ट द अकोमोडेशन, तो वो जो अकोमोडेशन को इंस्पेक्ट करने का जो राइट है लैंडलॉर्ड के पास वो सिर्फ डे टाइम में होना चाहिए और टेनेंट की प्रायर परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, और टेनेंट की प्रेजेंस में होगा या फिर कोई भी मेल एडल्ट मेंबर होना चाहिए फैमिली का, तभी आप वो इंस्पेक्शन कर सकते हो। देन है कुछ भी ऐड करना, इम्प्रूव करना या अकोमोडेशन को एक्सपेंड करना या फिर किसी भी एमिनिटीज़ को इंक्रीज करना, तो ये राइट भी लैंडलॉर्ड के पास है। बट इसमें प्रोविजन दे रखा है कि ये एडिशन या एक्सपेंशन अगर कंकरेंस ऑफ टेनेंट के बिना हो रहा है तो लैंडलॉर्ड फिर इंक्रीज नहीं कर सकता उसका रेंट। देन है राइट टू अंडरटेक द रूटीन एनुअल अपकीप, ठीक है, एनुअल अपकीप जो भी करना अकोमोडेशन का कि सही है नहीं है वो सब देखना। देन है राइट टू मेक एप्लीकेशन टू रेंट कंट्रोलर, ठीक है, रिवीजन को लेके रेंट के या सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर रेंट कंट्रोलर को वो एप्लीकेशन दे सकता है। फिर राइट है उसका कि वो रेंट कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है फेयर कंपनसेशन के लिए टेनेंट से, अगर टेनेंट ने कोई भी डैमेज कर दिया है अकोमोडेशन को, विलफुली कर दिया है या नेग्लिजेंटली कर दिया है या किसी भी तरीके से कर दिया है डैमेज, तो उसके लिए भी कंपनसेशन का राइट भी है रेंट कंट्रोलर को अप्लाई करने के बाद। देन उसके पास राइट है रेंट कंट्रोलर को अप्लाई करने के लिए, किसके लिए, टेनेंट को इविक्ट करवाने के लिए। उसके लिए भी कुछ ग्राउंड्स इसमें बताए गए हैं, किन ग्राउंड्स पे जो है वो इविक्ट कर सकता है टेनेंट को। अगर जो टेनेंट है वो क्या है, हैबिचुअल डिफॉल्टर है। हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन था, जो पेमेंट नहीं कर रहा था रेंट की 3 से ज़्यादा बार, 3 या 3 से ज़्यादा बार 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। या फिर ऐसा टेनेंट है जो कि उसने डैमेज कोज कर दिया है अकोमोडेशन को, या कोई ऐसा टेनेंट है जो कि अकोमोडेशन को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है बल्कि उस पर्पज़ के लिए लिया ही नहीं था। ऐसा कोई टेनेंट जो कि सोशल न्यूसेंस बन गया है। सोशल न्यूसेंस हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। अगर ऐसा कोई टेनेंट है जो कि आईपीसी के अंदर कन्विक्ट हो गया है किसी भी सेक्शन के अंदर, या फिर जो लैंडलॉर्ड है उसे खुद ऐसा एक रिनोवेशन वर्क करवाना है जो कि पॉसिबल नहीं अगर टेनेंट रहेगा तो ऐसे केसेस में इविक्ट करवा सकता है। आगे बताया गया है कि 3 मंथ्स के नोटिस दे सकता है वो राइटिंग में, अगर उसे अकोमोडेशन चाहिए अपने खुद के पर्पज़ के लिए या खुद के ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए चाहिए। 6 मंथ्स का नोटिस वहाँ देगा जहाँ पे विदाउट एनी रीज़न वो अकोमोडेशन पाना चाहता है, बट उसमें कंडीशन है कि वो जो अकोमोडेशन अगर आपने 6 मंथ के नोटिस पे लिया है बिना किसी रीज़न को दिए तो आप लीज आउट नहीं कर सकते उसे 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर किसी को भी हायर रेट पे। आगे इसमें बताया गया है कि सिर्फ 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा किन केसेस में, जहाँ पे किसी भी रिटायर्ड करंट या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को वो घर चाहिए उनका वापस, या किसी विडो को चाहिए, या आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल को चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन को अपना घर वापस चाहिए, मतलब ऐसा कोई पर्सन लैंडलॉर्ड था जो कि फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड था, या फिर कोई भी सीनियर सिटीजन था। सीनियर सिटीजन मतलब 65 ईयर्स से अबव। तो ऐसे लोगों को अगर अपना घर वापस चाहिए, अकोमोडेशन वापस चाहिए और टेनेंट को इविक्ट करवाना है तो उनको सिर्फ 1 मंथ का नोटिस ही देना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट इसका जो राइट है लैंडलॉर्ड का वो यही है कि भैया जब टेनेंसी खत्म हो जाए तो वो अपना अकोमोडेशन रिसीव कर सकते हैं बैक, अच्छे मतलब जिस कंडीशन में दिया था उसी कंडीशन में।
शेड्यूल 3 में दे रखी है लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन, जो कि टोटल 13 है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन है कि टेनेंट को तभी एडमिट करोगे जबकि एग्जीक्यूट कर चुके हो एग्रीमेंट जो कि ड्यूली नोटराइज्ड हो, ठीक है। सेकंड है इन्फॉर्मेशन फाइल करना लोकल पुलिस स्टेशन में विद इन 7 डेज ऑफ एडमिटिंग द टेनेंट, ठीक है। ये अमेंड हो चुका है, पहले इसमें फॉर्म सी के अंदर फाइल करनी होती थी इन्फॉर्मेशन, अब इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है कि एज प्रिस्क्राइब जो भी परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग। देन थर्ड इसकी ऑब्लिगेशन है प्रॉपर रिसिप्ट देना टेनेंट को। फोर्थ है कि टेनेंट को अलाउ करने देना कि क्वाइट इंजॉयमेंट ऑफ द अकोमोडेशन। फिफ्थ है अकोमोडेशन ऑफ प्रीमाइसेस को एक गुड और टेंटेनेबल रिपेयर्स में रखना। सिक्स्थ है कि जो भी सिस्टम है डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज से रिलेटेड वो एक्सप्लेन करे टेनेंट को। सेवेंथ है अंडरटेक करना कौन सी सारे मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स जो हैं उन सबको रिलेटेड। एट्थ में बोला गया है कि सेपरेट और एक्सक्लूसिव मीटर प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंज्यूम करेगा टेनेंट उससे रिलेटेड। नाइन्थ में बोला गया है इसमें कि जो भी एसेंशियल सप्लाईज होती है वाटर या इलेक्ट्रिसिटी उसको कभी भी विलफुली कट नहीं करना है। टेंथ में बोला गया है कि कभी भी आप इंस्पेक्शन नहीं करोगे अकोमोडेशन का इन एब्सेंस ऑफ द टेनेंट, या फिर जब कोई ओनली सिर्फ कोई फैमिली मेंबर जो थी फीमेल थी वहां पे तब आप नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरटेक करना एनुअल अपकीप ऑफ द अकोमोडेशन। देन है कभी भी कोई भी ऐसा मेथड अडॉप्ट नहीं करोगे या थ्रेटन नहीं करोगे ऐसा कोई भी मेथड अडॉप्ट करने के लिए जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड हो एविक्ट करने के लिए किसको, टेनेंट को, यानी कि मैं गुंडे भिजवा दूंगा या मार दूंगा, ऐसा कोई भी मेथड आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड यूज नहीं करना है उसको एविक्ट करवाने के लिए। 13th इसकी जो ऑब्लिगेशन है लास्ट ऑब्लिगेशन वो ये है कि टेनेंट को जब टेनेंसी खत्म हो जाए तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे रिफंड कर देना। शेड्यूल 4 जो है उसके अंदर हमें दे रखी है टेनेंट्स की ऑब्लिगेशन जो कि टोटल 10 है। तो पहला ऑब्लिगेशन है टेनेंट का कि हमेशा जो है लैंडलॉर्ड उसके टाइटल को एक्नॉलेज करना, ठीक है, ऑनर करना उनके जो भी राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के वो। सेकंड इसकी ऑब्लिगेशन है कि अकोमोडेशन को उसी पर्पस के लिए यूज करना जिसके लिए उसे लीज आउट किया गया था। थर्ड ऑब्लिगेशन है कि टेनेंट कभी भी इसे सबलेट ना करे अकोमोडेशन या उसके किसी भी पोर्शन को। फोर्थ इसकी ऑब्लिगेशन है कि प्रोटेक्ट करना और सेफगार्ड करना अकोमोडेशन को भी, और जो भी कोई भी फिक्सचर या फिर इलेक्ट्रिकल या सैनिटरी जो भी पार्ट फॉर्म कर रहे हैं अकोमोडेशन का उन सबको प्रोटेक्ट करना और सेफगार्ड करना। फिफ्थ इसकी ऑब्लिगेशन है कि कोई भी माइनर रिप्लेसमेंट हो रही है या रिपेयर्स हो रहे हैं तो वो उन्हें खुद कर ले विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिम्बर्समेंट, ठीक है, अगर छोटा मोटा कोई काम है तो वो खुद ही रिपेयर करवा लो। देन सिक्स्थ ऑब्लिगेशन है कि अकोमोडेशन को क्लीन और हाइजीनिक स्टेट में रखना और किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करना अकोमोडेशन में। सेवेंथ है कि जो गार्बेज था उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, जो भी सिस्टम डिजाइंड है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा उसी के थ्रू जो है डिस्पोज ऑफ करो गार्बेज, और किसी भी केस में आउटसाइड अकोमोडेशन लिटर ना करो, रोड पे लिटर ना करो। एट्थ है पे करना सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट या जो सब है वो रेगुलर मैनर में जो है उसको पे करे लैंडलॉर्ड को। नाइन्थ इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो है कि कंपनसेट करना लैंडलॉर्ड को अगर कोई भी डैमेज वो कॉज करता है तो। 10th है कि कभी भी सोशल न्यूसेंस मत बनना। अब सोशल न्यूसेंस इसी के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सोशल न्यूसेंस क्या होता है, तो वो अब हमें इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। ठीक है, तो सोशल न्यूसेंस क्या होती है, इसमें कुछ एक्ट्स बता रखे हैं कि वो सब जो है सोशल न्यूसेंस कंसिडर होते हैं। वो एक्ट्स क्या क्या है, ड्रिंक करके फाइट कर रहे हो, या फिर वाइफ को बैश कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, या फिर हैबिचुअली लेट नाइट नॉइजी सोशलाइजिंग कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी अदरवाइज क्रिएशन है एबनॉर्मल नॉइज की जिससे कि नेबरहुड को डिस्टर्बेंस हो रही है, स्पिट कर रहे हो आप कॉमन फैसिलिटीज़ में जैसे कि स्टेयरकेस हो गई, या फिर किसी भी हजार्डस स्टफ को स्टोर कर रहे हो, या किसी ऐसे स्टफ को स्टोर कर रहे हो जिसकी एक ऑफेंसिव ऑर्डर है, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो लिटर कर रहे हो या गार्बेज लिटर कर रहे हो गार्बेज का, या फिर पानी को वेस्ट कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो वाटर को, या फिर आप किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को स्पॉइल कर रहे हो किस तरीके से इम्प्रॉपर डिफिकेशन की वजह से, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जिसका बैड और डैमेजिंग इफेक्ट है किस पर, आपके नेबरहुड पे, तो ये जो सारे एक्ट है उसी को हम सोशल न्यूसेंस कहते हैं। तो सोशल न्यूसेंस हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कहाँ पे है सोशल न्यूसेंस डिफाइंड, शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में। तो क्लियरली जो टेनेंट की लास्ट ऑब्लिगेशन थी वो यही है कि आपको सोशल न्यूसेंस नहीं बनना है। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, ठीक है। मैं इसका आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के कौन सा एक्ट नंबर है, 19 है 2012 का। इसके अंदर टोटल 14 सेक्शन है, शेड्यूल है इसके अंदर 4। इसमें जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 2016 में हुई है। इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 6 नवंबर 2012, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एडजुडिकेशन जो भी रेंट रिलेटेड मैटर्स है उसको रिलेटेड, और लीज करना अकोमोडेशन को बैलेंस करके लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के राइट को।
फिर इसके अंदर टोटल 14 सेक्शंस देखे हमने। सेक्शन 1 हमने देखा कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन 2 जो था डेफिनेशंस का था, उसके अंदर भी 14 डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस कौन कौन सी थी? अकोमोडेशन की, एग्रीमेंट की, डिस्ट्रिक्ट की, हैबिचुअल डिफॉल्टर की, लैंडलॉर्ड की, म्युनिसिपल एरिया की, नोटिफिकेशन, ऑल्ड एक्ट, रेंट, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रिपील्ड एक्ट, सोशल न्यूसेंस और टेनेंट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी इसमें वो कौन सी थी? 2.1 में जो अकोमोडेशन की डेफिनेशन थी, 2.4 में जो कि हैबिचुअल डिफॉल्टर की डेफिनेशन थी, 2.5 जिसमें लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन थी, 2.13 जिसमें सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन थी और 2.14 जिसमें टेनेंट की डेफिनेशन थी। सेक्शन 3 में इसमें एग्जेम्पशंस बताए थे कि जिसपे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 4 में बताया था टेनेंसी एग्रीमेंट। सेक्शन 5 में था रेंट टू बी एज अग्रीड। 6th में था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का और 7 में था हमारा एस्टेब्लिशमेंट किसका? रेंट कंट्रोलर का। 8th में किसकी पावर्स एंड फंक्शंस बताए थे? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। 9th में किसके पावर एंड फंक्शंस बताए थे? रेंट कंट्रोलर के। 10th में था कि जो भी कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। 11 में बात की थी हमने एग्जीक्यूशन क्या होगा ऑर्डर्स का। 12th था राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स। सेक्शन 13 था हमारा अपील को लेके। सेक्शन 13A था हमारा पावर टू मेक रूल्स जो कि अमेंडमेंट से आया था। और सेक्शन 14 था हमारा रिपील्स एंड सेविंग्स। शेड्यूल 4 कौन कौन से? शेड्यूल 1 में टेनेंट्स के राइट्स हैं, शेड्यूल 2 में लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं, शेड्यूल 3 में लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन है और शेड्यूल 4 में टेनेंट की ऑब्लिगेशन है। सो बस इतना ही था। थैंक यू।